हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हमारा ट्यूशन का है डे 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यू किए थे, तो उसी से ही आगे हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। 6 पॉइंट हमने कवर करे थे, तो आगे 7th पॉइंट देखते हैं क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्पोजिट प्रोसेस। जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, ठीक है, वो सारे क्या है, फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के। वन बाय वन हम उनको क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। और ये फंक्शंस क्या है, होते भी इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के बिना। ये अगर हम ये कहें कि अगर हम प्लानिंग करके बैठ जाएंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो सारे फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये आपस में क्या है, इंटर ग्रुप्ड है, इंटर लिंक्ड है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दी है। फर्स्टली हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। ऑल द फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से हम सेपरेट नहीं कर सकते इन फंक्शंस को। जैसे ऑर्गेनाइजिंग जो है, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो देन क्या ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर हमने प्लान ही नहीं किया कि किस तरीके का हमने वर्क करना है या क्या हमारा टारगेट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद है 8th पॉइंट, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट कैसे चलती है, कैसे वर्क करती है। अगर हम कहते हैं कि एक मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, कैसे पॉसिबल है। अगर क्या है, एक सिस्टम में वर्क हो रहा है, अथॉरिटी के साथ वर्क हो रहा है। अब मैनेजर्स को भी क्या है, अथॉरिटी मिलती है कि आपने कैसे आगे इंस्ट्रक्शंस पास आउट करनी है, अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे उनको ऑर्डर्स देने हैं, सो दैट कि जो भी हमारा पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है आपके लिए। जैसे ये मैनेजर एंड या डिपार्टमेंटल हेड ऑर्डर पास करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि पावर टू गिव ऑर्डर्स टू अदर्स, कि दूसरों को ऑर्डर देने की पावर, राइट। एक जो डिपार्टमेंटल हेड है उससे पता है और पता होना भी चाहिए कि उसने अपने सबॉर्डिनेट से कैसे काम निकलवाना है, कैसे काम करवाना है, ठीक है जी। मैनेजर्स यूज देयर अथॉरिटी टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को किस तरीके से उनसे किस तरीके से वर्क करवाना है, क्या उनको काम देना है, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस टाइम पे होंगी, ठीक है, कौन उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो मैनेजर्स क्या है, अपनी अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ सभी ऑर्डर्स जो है वो पास आउट करते हैं टू दी सबॉर्डिनेट्स, एंड सबॉर्डिनेट्स सेम उसी मैनर में उनको रिसीव करके जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट 9th पॉइंट करते हैं। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। जहाँ पे वर्ड सोशल आ जाए, इट मीन्स कि वो क्या है, अपनी एक, जैसे हम ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, सोशल एनिमल है, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी में से निकल के हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता है। सोसाइटी हमें ये ऐसा बनाती है कि हमने किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है, कैसे कॉपरेट करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना है। एक अकेला बंदा भी, अगर हम ये कहें कि एक सोसाइटी में अगर एक बंदा रहेगा तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका भी जो हम ये कहते हैं माइंडसेट है, जब वो पर्सन जो है वो क्या अकेला नहीं रह सकता लाइफ में भी, अगर हम देखें, ठीक है। उसको क्या है कि कॉपरेशन की ज़रूरत है, अपने लोगों के साथ की ज़रूरत है उसको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या देखें, क्या है इसमें, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड CSR, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, हम मिलके काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो सोशल प्रोसेस में क्या आ जाता है कि सभी क्या है, मिलके काम करते हैं। जैसे हम एक सोसाइटी में क्या है, एक सोसाइटी में भी अगर सपोज हम अपने मोहल्ले में रह रहे हैं, ठीक है, या हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे हम रह रहे हैं, तो हम अपने पड़ोसियों को या आसपास के जो भी लोग हैं उनसे प्यार से बात करते हैं, मिलके रहते हैं उनके साथ, राइट। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, हमने कॉपरेशन के साथ रहना है, कोऑर्डिनेशन करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। प्लस जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द रिसोर्सेज, ठीक है, जो सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जो रेयर रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर है या इलेक्ट्रिसिटी है या सपोज ग्रीनरी है, तो हमने इन चीज़ों को भी मेंटेन करना है। ऑर्गेनाइजेशन में जब
जब भी जो भी एम्प्लॉई या कोई भी इंडिविजुअल वर्क करता है तो उसका सिर्फ मेन मोटिव यही नहीं होता कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव करना है, साथ के साथ क्या है उसने सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी फोकस करना है कि क्या है सोसाइटी में भी अगर हमने रहना है या सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सो दैट जिन रिसोर्सेज से हमें क्या रहने के लिए अच्छा घर मिल रहा है या कपड़े मिल रहे हैं या खाना भी मिल रहा है कुछ भी, तो उस सोसाइटी से उन नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने क्या है सेव करना है, राइट। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मतलब ये मत समझना आप बच्चे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम दी है, मैंने क्या किया है मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखा है, ठीक है। अगर आपको इसकी और एक्सप्लेनेशन जैसे चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए और अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको जो PDF है या सपोज अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, राइट, कि किस तरीके से इसमें और चीज़ें आपने ऐड ऑन करनी है। बेसिकली आपने क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस में क्या आ जाएगा, कॉपरेशन आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन आ जाएगी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द रेयर रिसोर्सेज, ठीक है। वो चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी कि हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ ही कंप्लीट होंगे, ठीक है जी। तो वो चीज़ यहाँ पे आपने बतानी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, ये सभी क्या है, जो भी एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं या इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं क्या है, मिलके काम कर रहे हैं, राइट। दे आर हैविंग द पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द ऑल, राइट। उनका अपनी सोसाइटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके और एक दूसरे के साथ क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने प्रॉफिटेबल बनाना है। बनाना कैसे है, विद द कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट, मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। जहाँ पे बात आर्ट की आती है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड विद द स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड वे ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ द पर्सन, ठीक है, उस चीज़ के लिए है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में क्या आ जाता है, मेथड्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है। कैसे उन चीज़ों को यूज़ करके हम क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है जी, कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। जो चीज़ें क्या है ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए या बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इंडिविजुअल स्किल्स गुड और एक्सीलेंट। अगर एक मैनेजर की हम बात करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन जो है वो आज मैनेजर की चेयर पे बैठा है, राइट, उसके पास मतलब बहुत सारी नॉलेज है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज गेन करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक ना क्या कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक मैनेजर के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ क्या है एक्सपीरियंस के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ वो गेन करता है, ठीक है। तो जो उसकी स्किल्स हैं, कैसे उसने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, वो चीज़ें क्या है विद एक्सपीरियंस गुड से एक्सीलेंट बनती हैं, राइट। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर, अब ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, एक तो मैनेजर का भी जो बिहेवियर है वो भी डिपेंड करता है, एंड सबॉर्डिनेट्स जो हैं उसके उनका बिहेवियर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने मैनेजर को। और मैनेजर जो है वो अगर तो रूड नेचर का है तो देन जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो अपनी जो भी उनके मन में या कोई बात होगी या जो भी वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं या अगर उनको कोई प्रॉब्लम है कुछ भी, तो वो क्या है एक्सप्लेन करने में थोड़ी हेजिटेशन करेंगे। अगर वो क्या है फ्रेंडली नेचर का है और अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से समझता है, अंडरस्टैंडिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बना रहेगा और मैनेजमेंट अच्छी होगी। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर एक सपोज मैनेजर जो है वो MBA की डिग्री करके मैनेजर की सीट पे बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट डे से बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। नो डाउट ही इज़ ट्राइंग टू नो द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक्टिविटीज़ को भी प्लस ऑर्गेनाइजेशन को वो समझेगा कि क्या है, फिर अपनी नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वो क्या है एक्सीलेंट फेज पर पहुँचेगा, राइट।
उसके बाद मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन, यू जस्ट फील, राइट। यहाँ पे हमने क्या देखना है कि इसका जो मैनेजमेंट है उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता। अगर मैं सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट उठाती हूँ, जैसे सपोज ये कैलकुलेटर है, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, इसका फिजिकल एविडेंस है एंड वी नो दिस इज द कैलकुलेटर, वी कैन डू कैलकुलेशंस ऑन दैट, ऑन दिस, राइट। तो बट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो है वो फील होती है उसका। जब हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो रिजल्ट जो आता है उसका निकल के एक्टिविटीज़ का, ठीक है, वो चीज़ हमें ये बताता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज़ shows the efficiency and inefficiency of the management। जैसे सपोज प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताती है? एफिशिएंट मैनेजमेंट कि जो अगर हम ये कहें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रॉफिटेबल है, अच्छा पैसा कमाया, या बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो रही है, या हमारे बिजनेस में क्या है, लोगों ने मतलब हमारे बिजनेस को, या हम ये कहें कि मार्केट में हमारी जो मार्केट प्लेस है वो अच्छी है, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल होगी, या कैसे हमें पता चलेगा इस चीज़ के बारे में कि हमारी जो मैनेजमेंट है या एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो कॉपरेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, उनका उन सभी का एटीट्यूड टुवर्ड द डिज़ायर्ड गोल जो है वो पॉजिटिव है, अच्छा है, ठीक है, वो चीज़ पता चलती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखो एफिशिएंट मैनेजमेंट कॉपरेशन के साथ आ रही है। कॉपरेशन है मतलब मैनेजमेंट अच्छी है। अगर एम्प्लॉयज़ में कॉपरेशन नहीं होगी या फिर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो देन क्या है, मैनेजमेंट वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आप किसी से भी धक्के से काम नहीं करवा सकते हो, राइट। अगर आपने सपोज एक मैनेजर ने एक टारगेट दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपने ये पर्टिकुलर वर्क इतने दिन में ख़त्म करना है, ठीक है, अगर वो ही लेज़ी नेचर के होंगे या उनको समझ ही नहीं आएगा कि वो पर्टिकुलर टारगेट है क्या, या उनकी स्किल से बाहर होगा, तो देन रिजल्ट कैसे प्रॉफिटेबल आएगा, है ना। तो एफिशिएंसी तो नहीं दिखेगी, राइट। उसके बाद अब देखो फेलियर है। फेलियर अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, फेलियर आ जाता है, या सपोज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने टारगेट्स को मीट आउट करने में फेल हो जाती है, तो देन इट मीन्स इट इज़ हैविंग इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कि वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कि इंडिविजुअल्स में कॉपरेशन नहीं है, या फिर क्या है, उनको टारगेट समझ नहीं आए, प्लान्स के बारे में समझ नहीं आया, या मैनेजर जो है वो उसने सही नॉलेज नहीं दी अपने सबॉर्डिनेट्स को कि काम किस तरीके से करना है, या उनको मेथड्स के बारे में नहीं बताया, उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी, एंड सो मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, राइट। तो ये है हमारे पॉइंट्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के, राइट। बच्चे दिस आर इनफ फॉर यू, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आपने अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से लर्न करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको और एक्सप्लेनेशन इसकी दे दूँगी। बच्चे एक चीज़ मैंने और आपको बतानी है, अगर सपोज आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है, आपने मुझे मैसेज करना है, हम एक दिन वीक में रख लिया करेंगे, जिसमें जस्ट क्या है, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सेशन हम शुरू कर लेंगे। उस सेशन में हम जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में आपने अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, बट देयर आर सम अदर ऑब्जेक्टिव्स विच आर एज फॉलोज। मेन मोटिव अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स की, तो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, या प्रॉफिट अर्न करना, राइट। तो उसके साथ बहुत सारे आगे पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार ही प्रॉफिट अर्न करके मतलब बस उसके बाद उनका कोई काम नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं एक बार ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए सर्वाइव रहना जो है मार्केट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो है आपके बिजनेस के साथ या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स और हैं जो आपके मार्केट प्लेस में आपके साथ रहते हैं, ठीक है, वो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या है, बिजनेस के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जो सर्वाइवल मोड है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो बिजनेस में क्या है, फेलियर्स आ जाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं कि जैसे जो बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनती है, पॉलिसीज़ बनती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपने जो है वर्क करना है। एक अच्छी मैनेजमेंट यही है कि अगर एक जो मैनेजर है वो आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको देखे, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उनको ध्यान में रख के अपने जो उनके सिस्टम है उसमें उन्होंने एक्टिविटीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम सर्वाइवल या मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकें। तो इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, फॉर सर्वाइवल इन द मार्केट ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू अर्न सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट आफ्टर हैविंग फुलफिल इट्स कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस टू compete with other business units, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन आपने दे देनी है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। सर्वाइवल मोड पे रहना बहुत अच्छी बात है, सर्वाइव कर रहे हो मार्केट में, इट मीन्स कि आप अपनी जो कॉस्ट है वो सभी निकाल के उसके बाद आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे आप अपने बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ है परफॉर्म कर रहे हो। बट उसके साथ क्या है, ग्रोथ का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि अगर आपकी जो बिजनेस है वो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो मतलब अपने ग्रोथ में भी आगे ये सोचना है कि कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ओवरऑल हमने देखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी हो, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या सपोज इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, हमने उनकी तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर उनकी ग्रोथ होगी, मतलब अगर वो सेटिस्फैक्ट्री वे से काम करेंगे, मोटिवेटेड होके काम करेंगे, इट मीन्स हायर प्रोडक्टिविटी आएगी, तो देन हायर प्रॉफिट्स होंगे। अगर हायर प्रॉफिट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी में प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे स्टेक होल्डर का मतलब है वो पर्सन जो किसी ना किसी वजह से कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो हमारे क्रेडिटर हैं, सप्लायर है, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कनेक्शन है हमारे बिजनेस के साथ, ठीक है। अगर वो खुशहाल है इट मीन्स हमारा बिजनेस भी जो है वो ग्रो करेगा। उसके बाद है इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स बढ़ेंगी। अगर सेल्स इंक्रीज होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ होती है। देन नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑफिस है, उसके आगे अंडर कितनी ब्रांचेस हैं या सब ऑफिसेज हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। अगर क्या है वो भी अच्छे से रन हो रहे हैं तो इट मीन्स हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे बिजनेस जो एंटरप्राइजेज हैं वो क्या है, ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी मैटर करता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्या है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपका एक बिजनेस साइकिल है, ठीक है, उसमें क्या है आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ और इंक्रीज हो रही हैं, इट मीन्स यू आर एट ग्रोइंग रेट। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्ड मैन पावर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी, ठीक है, विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड द स्किल्ड मैन पावर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली वर्क हो रहा है, जो आपकी मैन पावर है वो स्किल्ड है और मिनिमम कॉस्ट पे आप मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, तो इट मीन्स यू आर एट ग्रोइंग पाथ, ठीक है। उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट विद गुड मार्केटिंग एफर्ट्स। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, बट उसके साथ क्या है, मार्केटिंग एफर्ट्स भी आप कर रहे हो, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विद द मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं आपके प्रोडक्ट को एक अच्छी मार्केट में, ठीक है, लोगों में जो है उसकी अवेयरनेस देते हैं, सो दैट कि जो उनकी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके। अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट बना के अपने डिपार्टमेंट में रख ले तो क्या उसकी सेल पॉसिबल है?
ठीक है। क्या वो प्रोडक्ट जो है वो सीधा ही कस्टमर तक पहुंच जाएंगे? नहीं, उसके लिए क्या है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, अगर बना के प्रोडक्ट वहीं पे रख दिया तो क्या है, आप ये नहीं कह सकते कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में लेके आना है। मार्केट में अगर आप लेके लॉन्च कर रहे हो तो इट मीन्स आपके जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, मार्केट में जाके अवेयरनेस देंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और देन क्या है, आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होती हैं। सेल्स इंक्रीज होंगी तो देन ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। ये तभी पॉसिबल है अगर एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है। मैंने एफिशिएंसी का भी मतलब आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि जब टारगेट्स मीट आउट होते हैं एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, या विदाउट वेस्टेज, या फिर मिनिमम वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। अदरवाइज तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ही ये होता है कि अगर अच्छी मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में तो इट मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो क्या है, ये देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड्स। ठीक है, सभी चीज़ों का क्या है, एफिशिएंटली यूज हो रहा है, देन द बिजनेस यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट दी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, पेपर में भी आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैन में यहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना है, मटेरियल रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, मशीनरी कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीन जिसके द्वारा वर्क हो रहा है, एंड देन मेथड्स, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर बिजनेस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जो है यूज़ हो रही हैं या उनको बनाया गया है, तो अगर उसी तरीके से ये सभी रिसोर्सेज का यूज़ होगा तो देन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन में एक मेन मोटिव और भी होता है मैनेजमेंट का कि जो एम्प्लॉयज़ की या इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस है उनके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। तो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल है, अगर एक अच्छा मैनेजर या अगर एक अच्छी मैनेजमेंट जो है वो कैसे हो, अगर वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है, एक अच्छा मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सके जिसमें एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबली वर्क कर सके। In order to improve the performance of the organization, specific targets are fixed by the management for every department and employees. पहले तो क्या है कि एक अगर हम ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो तो उसके लिए क्या है, टारगेट्स जो हैं वो सेट करने ज़रूरी हैं। अगर टारगेट्स नहीं होंगे, विदाउट टारगेट्स एम्प्लॉयज़ विल बी कन्फ्यूज दैट व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हेन वी हैव टू डू। ठीक है, अगर टारगेट डिसाइड हो जाएगा तो देन पता होगा कि किस टाइम पीरियड के लिए कितना वर्क करना है। ठीक है, अगर वो चीज़ क्लियर है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, जिसमें वो अच्छे तरीके से मोटिवेटेड होके वर्क कर सके। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं, वो डिस्कस करते हैं। फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट गिव पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉयज़ लाइक मोटिवेशन दैट यू कैन डू इट। कभी भी एम्प्लॉयज़ को ये फील नहीं कराना कि वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्टली उनको क्या है, मोटिवेट करना है टू वर्ड दैट पर्टिकुलर वर्क और एन एक्टिविटी जो उनके लिए डिज़ाइन करी गई है, उनके लिए बनाई है, उनकी स्किल्स को देख के। ठीक है, तो उनको मोटिवेट करना है। देन ट्रेनिंग, if employees are not we can say skillful for that particular work, तो देन क्या है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग सेशंस उनके लिए जो है वो डिज़ाइन करने हैं सो दैट जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके, वे ऑफ डूइंग द वर्क वो इम्प्रूव हो सके। एक्सपर्ट्स द्वारा उनको क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या इंस्ट्रक्टर इन्वाइट करना है सो दैट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सीख सकें काम को किस तरीके से करना है, मशीनरी का कैसे यूज़ करना है, या न्यू अगर मेथड्स कोई लॉन्च हुए हैं
ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के रिगार्डिंग, तो उनको कैसे परफॉर्म करना है, सो मैनी मोर थिंग्स, तो उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। एंड देन ओपन कम्युनिकेशन, एक ऐसा सिस्टम रखना है ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है, चाहे वो अपर लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है या वर्क फोर्स है, कोई भी है, वो इजीली आपको कम्युनिकेट कर पाए। अगर एक मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड है, तो उसका जो रिलेशन है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, वो एक ये कह सकते हैं कि फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, सो दैट कि वो कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी बात को। अगर उनके मन में कोई बात है या इफ़ दे आर कन्फ्यूज फॉर सम अदर वर्क, तो उसके लिए भी वो क्या है, इजीली कम्युनिकेट कर पाए। एक ऐसा जो है एटमॉस्फेयर बनाना है जिसमें क्या है, ओपन कम्युनिकेशन हो सके, कि एक जो बंदा मैसेज दे रहा है, दूसरा बंदा आगे से इजीली अच्छे वे में हैप्पीली उसको रिसीव करे। उसके बाद है क्वालिटी लीडरशिप। क्वालिटी लीडरशिप में क्या आएगा, जो एक मैनेजर है वो अच्छा लीडर है, ठीक है, तो उस अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि पहले तो क्या है, वो टीम वर्क के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइड करें, अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करें कि टीम में वर्क करना है। उसके बाद है सपोर्ट एंड देन मोटिवेशन, देन एम्पैथेटिक बिहेवियर, ठीक है, उनको सपोर्ट करना है टाइम टू टाइम। उसके बाद क्या है, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद है एम्पैथेटिक बिहेवियर। एम्पैथेटिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि एक जो लीडर है ना, वो अपने सबॉर्डिनेट्स जो भी उसके मतलब अंडर पर्सन्स हैं, जो काम कर रहे हैं या जो जिनको वो लीड कर रहा है, एटलीस्ट उन बंदों के लिए वो क्या है, एम्पैथेटिक बिहेवियर रखे। इसका मतलब एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है कि खुद को उसकी सिचुएशन पे रख के देखना कि अगर मैं उसकी सिचुएशन पे होता तो क्या करता। अगर एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आया है आपके पास, या एक मैनेजर जो है अगर अपने सबॉर्डिनेट की कोई प्रॉब्लम सुन रहा है, तो उसको एक एम्पैथेटिक वे में उसको सुने, सो दैट कि वो डिसीजन अच्छा ले पाए, ठीक है। तो क्या है कि सिंपैथी तो हर कोई कर लेता है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम थी, आपने सुना, ठीक है, लेकिन अगर आप एम्पैथेटिक वे में उस चीज़ को लेके आओगे तो देन यू कैन टेक द बेस्ट डिसीजन फॉर दैट, ठीक है। तो अगर हम किसी दूसरे पर्सन की जगह पे रख के अपने आप को सोचे ना कि अगर मैं इस जगह पे होता तो क्या करता, ठीक है, तो तब क्या है, बात को समझने का नज़रिया और हो जाता है, ठीक है, और वो जो सामने वाला पर्सन है वो भी क्या है, ईजी आपके साथ थोड़ा सा ईजीली फील करता है कि यस मैं अपनी बात उसको कह पाऊँ। तो एक मैनेजर जो है या एक हम ये कह सकते हैं कि जो लीडर है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। एंड देन एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूड, एम्प्लॉयज़ की वैल्यू करनी है, ठीक है, मतलब उनको क्या है, वैल्यूएबल बना के रखना है कि अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से वर्क कर रही है। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनकी बदौलत हो रही हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने परफॉर्म करी हैं उसी से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल जो है वो बन रही है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स मीट आउट हो रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, तो वो किन की वजह से है, हमारे एम्प्लॉयज़ की वजह से। तो एक मैनेजर जो है उसकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यूएबल समझे, राइट। तो इसमें आप एक चीज़ और भी ऐड ऑन कर सकते हो कि जब आपने कोई मेजर डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई प्लान्स बनाने हैं, कोई टारगेट सेट करने हैं, तो उसमें एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन भी करवाए, ठीक है। तो एक मैनेजर जो है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एमबीओ के बारे में बताया था, तो उसमें बेसिकली यही होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि हमने क्या करना है, इसमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करवाना होता है कि वो जब प्लान्स बन रहे होते हैं तो देन वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी अपना योगदान दें उस पर्टिकुलर प्लान को बनाने के लिए, या अगर वो प्लान्स बने हैं तो उसमें वो कुछ सजेशंस वगैरह दे पाएँ, ठीक है। तो इससे क्या है, एक तरह से मोटिवेशन ही मिलती है एम्प्लॉयज़ को, उनको ये होता है बेसिकली कि येस वी आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें हमें क्या है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, और हमारे जो अपवर्ड हमारी मैनेजमेंट है वो हमारे साथ है, ठीक है। तो इससे क्या है, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड देन मोटिवेटेड होकर वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। उसके बाद है फेयर कंपनसेशन, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में अगर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं एट द सेम लेवल, तो देन क्या है, उनको फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब अगर एक मैनेजर है, उसका कोई रिलेटिव उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो उसको वो पे हायर दे एंड देन जो बाकी हैं उनको कम, ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर वो सब एक ही डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जो पे है वो
इक्वल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उनका रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंगली पे होना चाहिए, पे जो है वो सेट होनी चाहिए, ना कि क्या है किसी को ज़्यादा किसी को कम। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन मार्केट शेयर। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मार्केट शेयर जो है वो भी इंक्लूडेड है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ क्या है, हमने अपनी मार्केट शेयर जो है उसको भी इंक्रीज करना है। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है? विद द सेल ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनोवेशन, लॉयल कंज्यूमर्स और विद न्यू टेक्नोलॉजी। अगर ये सारी चीज़ें क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करी जाती हैं बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो देन मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, कंपनी ए, बी और सी। ठीक है, ए कंपनी को 70% शेयर दिया है, ठीक है, बी कंपनी 20 एंड सी कंपनी इज विद 10%। तो बेसिकली यहाँ पे क्या शो किया गया है कि जिस कंपनी का 70% मार्केट शेयर है, इट मीन्स ऑल दिस थिंग्स द कंपनी अडॉप्टेड। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है उसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं, अगर सेल्स इंक्रीज होती हैं तो क्या है बेटर क्वालिटी सेल्स, अगर हम की बात करें तो विद द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर नीड उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो देन कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद आता है, हम अच्छे जो प्राइजेस है कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो लॉयल रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो वो क्या है लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिससे क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो होती है, प्लस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केट शेयर है उसकी भी वैल्यूएशन अगर हम करें तो देन क्या है वो भी अपवर्ड्स जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है बेसिकली जब हम मार्केट में, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में अपने सर्वाइवल से लेके ग्रोथ तक, ठीक है, अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं तो अगर ये फेज़ ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है तो देन क्या है उसके लिए ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन अगर सरवाइव कर रही है तो सिंपली ये नहीं है कि उसको उसी मोड पे रहना है, उसको अपनी ग्रोथ भी करनी है, मार्केट में एक अच्छी जगह बनानी है, तो उसके लिए उसको ये सारे एफर्ट्स करने चाहिए। तो देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो क्या है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देते हैं कि किस तरीके से न्यू आइडियाज़ जनरेट हों, ठीक है, कौन किस तरीके से न्यू टेक्निक्स के साथ वर्क कर सकता है, ठीक है, इनोवेशंस जो है वो कैसे हो सकती हैं, कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे जिससे क्या है हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है, सो मैनी मोर थिंग्स इसमें आ जाएंगी, जिसमें क्या है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है या उसमें क्या है ग्रोथ लेके आनी है, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है, जो क्या है हर एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है, सो दैट उसका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज़ हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम पे इंडिविजुअल्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, एक टीम बैठती है, टीम क्या है वो ये डिसाइड करती है क्या एक पर्टिकुलर जो हमने टारगेट लिया है या एक पर्टिकुलर सपोज न्यू प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या आइडियाज़ हैं, ठीक है, उन सभी को मिलके सभी क्या है कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, देन ये डिसाइड होता है कि कब ये काम शुरू किया जाएगा या कौन इसको करेगा, ठीक है, इवैल्यूएशन करी जाती है अल्टरनेटिव्स की, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर आइडियाज़ आए हैं उनमें जो भी बेस्ट होगा उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, देन क्या है इनोवेशन की तरफ जो एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो काम करते हैं। तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये क्या है हेल्प करती है किसमें, टू इम्प्रूव द मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क किया जाए सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, तो उसके लिए क्या है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको इम्प्रूव किया जाता है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। देन इट हेल्प्स इन अचीविंग द मोर प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली अगर हम रिसर्च करके हम ये देखते हैं कि टेक्निक्स किस तरह से और बेटर करी जाए सो दैट हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं या हमारे टारगेट्स हैं वो अच्छे से अचीव हो पाएँ, तो देन क्या है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है उसके लिए। देन इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, या कस्टमर्स आप कह सकते हो।
ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ नहीं होती, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मार्केटिंग टीम परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे सपोज एक सर्वे वगैरह किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा कि हमें पता चल सके कि हमारा जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही वो एक पार्ट है जिसमें क्या है, ये चीज़ पता लगाई जाती है कि हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंगली फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, उस पर्टिकुलर क्वालिटी के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं, सो दैट हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें या उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए। अगर हम उनकी नीड्स को मीट आउट करेंगे तो देन ऑटोमेटिकली हम भी ग्रो करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अगर इनमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हो कि और आपको इसकी नॉलेज हो, तो आप हमारी ऐप के थ्रू भी चैट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, तो देन मैं आपकी हेल्प करूँगी उसमें। थैंक यू एवरीवन इस लेक्चर को सुनने के लिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड भी, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर प्लस हमारी जो ऐप है उसमें चैट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।